am Dr. Madhu Gupta, Assistant Professor, Department of Hindi. Warm welcome to all of you. माहेश्वरी गर्ल्स पीजी कॉलेज प्रतापनगर जयपुर द्वारा संस्थापित बहुप्रतीक्षित संवाद श्रृंखला के इस गौरवशाली प्लेटफॉर्म पर आप सबको शत शत नमन करते हैं। एनजीपीजीसी संवाद सीरीज के प्रथम प्रहर के प्रथम पायदान पर हम मिले थे, याद है ना आपको? अक्षय तृतीया 14 मई 2021। जी हाँ, उनसे मिले थे कि देखकर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते रहे। जी हाँ, माहेश्वरी समाज शिरोमणि सम्माननीय श्री प्रदीप जी बाहे, चेयरमैन द एजुकेशन कमेटी ऑफ माहेश्वरी समाज एवं अध्यक्ष माहेश्वरी समाज जयपुर से, उनके साथ जो हमारा संवाद हुआ था उसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उनसे बार बार जुड़ सकते हैं। और आज संवाद श्रृंखला के दूसरे पायदान पर हम स्वागत करने जा रहे हैं उनका शब्दों का सही इस्तेमाल करना बखूबी जिन्हें आता है, सरलता और सादगी से भरपूर जिनका व्यक्तित्व हर्षाता है, समझकर भावनाओं को सकारात्मकता की ओर ले जाती हैं, जिनकी हुनरमंद कलम साहित्य पर सहज लुट जाती है। जी हाँ, स्वागत है श्रीमती आभा से, साहित्यकार आभा से, कवयित्री आभा से, कहानीकार आभा से। उनकी प्रकाशित कृतियां जिन्होंने हिंदी साहित्य जगत तहलका मचा दिया, कोने का आकाश, अब तो सुलग गई गुलमोहर, परछाइयों के अक्स, टूटा टूटा इंद्रधनुष, ये उनकी कहानी संग्रह। अस्तित्व का हट, भूरगंध, ये उनके प्रसिद्ध कविता संग्रह। माटी कहे, ये उनका लघु कथा संग्रह है, तो काफी चर्चित रहा। स्वप्न दिशा की ओर यात्रा संस्मरण है उनका, मन की दूर उपन्यास है उनका, हथेलियों के क्षितिज, परछाइयां, वह लड़की, ये कहानी संग्रह जिनका ऑनलाइन विमोचन हुआ, ई प्रकाशन। बंजारिन और मुस्कान, ये उनकी ई प्रकाशन की कविता संग्रह। इसके साथ ही आप अनेक संपादित संग्रहों में भी प्रकाशित होती रही। चंदन की गंध नदी, कविता अनवरत, हिंदी की चर्चित कवयित्रियां, नारी चेतना की आवाज, आधुनिक हिंदी साहित्य की चयनित कविताएं, अनुभूतियां प्रेम की, 20वीं सदी की महिला कथाकारों की कहानियां, राजस्थान की महिला लघु कथाकार, राजस्थान के लघु कथाकार, महामानव दृष्टि, स्त्री पुरुष संबंधों की लघु कथाएं, लघु कथा कलश, क्षितिज, अविराम, साहित्य की कितने नाम गिनाऊं आपको, प्राची, साहित्य, अमृत, मधुमती, हरिगंधा, प्रतिनिधि लघु कथाएं आदि में आप निरंतर छपती रही। आपकी कविताएं और कहानियों और लघु कथाओं का इंग्लिश और नेवाड़ी भाषा में अनुवाद हो चुका है। कितनी गर्व की बात है हम सब भारतीयों के लिए कि जर्मन लेखिका श्रीमती युट्टा ऑस्टिन द्वारा लंदन में हिंदी शिक्षण के लिए आपकी माटी कहे लघु संग्रह की कथाओं को उन्होंने कक्षा शिक्षण में प्रयुक्त किया। रेडियो, टेलीविजन, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आप बहुतायत से छपती रही। आपको आपके इस अविस्मरणीय योगदान और अवदान के लिए समय समय पर पुरस्कृत और सम्मानित भी किया गया है। 1980 में साहित्य संगम सम्मान से अखिल भारतीय डॉक्टर कुंवर टिप्पू प्रतियोगिता में आपकी कहानी बदरंग कैनवास 2014 में पुरस्कृत हुई। सर्वश्रेष्ठ हिंदी शिक्षक सम्मान 1990, सतत रचनाशील रचनाकार सम्मान 2009, अखिल भारतीय स्पंदन सम्मान 2013, अखिल भारतीय साहित्यकार सम्मान 2014, शब्द निष्ठा सम्मान 2017। एक लंबी सी लिस्ट मेरे सामने है आपके सम्मान और पुरस्कारों की। मैंने तो चंद पुरस्कार गिनाए हैं। हिंदी साहित्य की ऐसी अनुपम छवि से आज हमें संवाद का अवसर प्राप्त हुआ है, तो चलते हैं सीधे उन्हीं के पास। नमस्कार मैडम, अभिनंदन है आपका एमजीपीजीसी इस संवाद में। आप एक जानी मानी और स्थापित लेखिका हैं। लेखिका बनने की प्रेरणा आपको कहां से मिली?
जानना चाहती हूँ मैं और मेरे ये दर्शक कि आज आप इतनी सफल लेखिका के रूप में अपना स्थान बना चुकी हैं। आखिर कहाँ से आपकी जीवन यात्रा शुरू हुई? हमारी है और निद्रे, इस तरह के 3 टॉपिक थे। तो मैं और मेरे से 1.5 साल छोटा भाई, हम दोनों बैठ गए और हमने उन कविताओं को लिखने का प्रयास किया। लिखी भी गई वो बहुत अच्छी, तो उम्र बहुत कम थी, तो ये तो समझ में नहीं आया कि इन्हें लिखकर पोस्ट करना चाहिए या प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए या उस कागज में कहीं पता भी देखना चाहिए। पर हमने वो तीनों कविताएं लिख कर रख ली। तो वो समझ लीजिए मेरे लेखन का बीजारोपण था। क्या बात है मैम। तो कभी कभी ये वो 3 टॉपिक मेरे प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने ही मुझे प्रेरणा दी कि मैं कुछ लिखूं, इस तरह का कोई प्रयास करूं। क्या बात है मैम, आपने रद्दी में से भी साहित्य निकाल लिया आपने। छोटे बच्चे थे तो यही सब करते थे। आजकल की तरह टीवी वगैरह तो कोई अट्रैक्शन नहीं था। तो बच्चे ज्यादातर अपने भीतर से ही कोई खेल, कोई अपने व्यस्त रहने की चीजें निकालते थे। तो हमने उन टॉपिक्स को निकाल लिया और लिखा। जब मैंने बाद में गंभीरता से लिखना शुरू किया तो श्रीमती साहित्यकार श्रीमती सावित्री परमार, उनसे मैं बहुत प्रभावित हुई। अच्छा। और उन्होंने मुझे बहुत सहयोग भी दिया, बहुत उत्साह भी दिया और वो मेरी प्रेरणा स्वरूप रही और सच कहूँ तो आज भी वे मेरा आदर्श है। वेरी गुड। अच्छा, एक बात बताइए मैम, आप इतनी अच्छी कहानीकार हैं, इतनी अच्छी कवयित्री हैं, मुझे ये बताइए कि यदि कोई व्यक्ति कहानीकार या कवयित्री बनना चाहे तो क्या कोई पाठ्यक्रम होता है इसका? नहीं, पाठ्यक्रम तो वैसे मैं मधु जी क्या कहूँ, ये तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद होता है। जो प्रतिभा हमें मिलती है, माँ शारदा का आशीर्वाद होता है। अच्छा, तो इसके लिए आपको लिखने की प्रेरणा भीतर से आती है। अच्छा। लेकिन आजकल का समय तो थोड़ा अलग है। अच्छा। और सब चीज के पाठ्यक्रम हो सकते हैं मेरे हिसाब से। क्योंकि मैंने राजस्थान पत्रिका में अभी थोड़े दिन पहले कुछ अंक देखे थे। अच्छा। उसमें आत्म संस्मरण लिखने का एक ब्यौरा था। हर अंक में वो दे रहे थे कि ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है जी। तो मैं थोड़ा शंका में हूँ कि ऐसा पाठ्यक्रम कोई आगे आ जाए तो मैं कह नहीं सकती। अच्छा। प्रेरणा होता है। अच्छा, तो एक बात बताइए, आपको साधना तो करनी पड़ी होगी इसके लिए, साधना, अध्ययन। बिल्कुल, साधना तो करनी पड़ती है। जब हम कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं और सफलता पाने की उम्मीद करते हैं, आस करते हैं, तो लक्ष्य निर्धारण के बाद हम बहुत सारे प्रयास करते हैं, तो बहुत सारी कोशिशें तेज करते हैं और सब तरह से अनुशासन से, मेहनत से हम उस लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो जो लक्ष्य तक पहुंचने की ये जो प्रयास हैं, कोशिशें हैं, जो अनुशासन है, एक नियमितता है, वो ही एक तरह से साधना है, वो ही तप है। उसी से ही, और ये लेखन की बात नहीं है, आप हर क्षेत्र में यही बिंदु होते हैं सफलता पाने के लिए। चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो। बिल्कुल सही मैम। अभी आपने सफलता की बात करी, और ये सफलता की काफी चर्चाएं चारों तरफ होती है। सक्सेस, आज का यूथ तो सक्सेस के पीछे भाग रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आपकी दृष्टि में सफलता की क्या डेफिनेशन है, क्या परिभाषा है, क्या है सफलता? बड़ा आकर्षक है। इस शब्द में लोग अभिभूत हो जाते हैं सफल होने से। तो मेरे हिसाब से जो सफलता कहा जाएगा तो वो एक चरम बिंदु है लक्ष्य का। लक्ष्य को पाने का, लक्ष्य तक पहुंचने का एक चरम बिंदु है। जब हम सारी मेहनत से, सारी कोशिशों से, सारे प्रयास से, सारी जीवन लगाकर तप करते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, तो वो सफल हो जाते हैं। अच्छा, मतलब वही सफलता है मेरे निगाह में। अच्छा। और व्यक्ति जो है वो अलग अलग रुचि के होते हैं, अलग अलग तरह से अपना काम करते हैं, उनके क्षेत्र भी कर्म के अलग अलग होते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि हर व्यक्ति की
सफलता की परिभाषा अलग होती है, बिल्कुल अपनी सही। रुचि के हिसाब से और उनके जितनी उनकी क्षमता है उस हिसाब से वो प्रयास करते हैं, जी और जितना हुड़क होती है अंदर, हौसला होता है, जी उस हिसाब से वो लक्ष्य की प्राप्ति करते बिल्कुल हैं। ठीक। मतलब आपने, आपका कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति के अपने अपने लक्ष्य होते हैं, हर व्यक्ति के, और वो लक्ष्य की चरम बिंदु, चरम सीमा तक पहुंच जाना ही सफलता है। इसीलिए हर व्यक्ति के सफलता लिए सफलता अलग अलग महत्व रखती है, अलग 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 परिभाषा है, रखती है। बहुत अच्छा। अपनी अपनी हाँ, अपनी जी। क्षमता के अनुसार जैसा भी बिल्कुल पाना चाहे। बिल्कुल सही बताया। अच्छा मैम एक बात बताइए, कहते हैं एक सफल व्यक्ति के पीछे एक सफल महिला होती है, एक मजबूत महिला होती है। मुझे ये बताइए, आपकी इस सफलता के पीछे, इस धुआंधार सफलता के पीछे कौन है? बड़ा अच्छा सवाल है और बहुत प्यारा सवाल है, थैंक और यू। मुझे अतीत में ले जाता है, अच्छा अतीत में ले जाता है, क्योंकि मैंने अपना लेखन बहुत देर से शुरू किया, अच्छा बल्कि विवाह के पश्चात मैंने नियमित लेखन शुरू किया। अच्छा। छुटपुट तो पहले भी लिखते थे, लेकिन वो मैं लेखन में इसलिए नहीं गिनती कि विवाह के बाद बड़ा कठिन क्षेत्र होता है विवाह का, आप हम्म। बहुत जिम्मेदारियों से भरपूर होते हैं, जी। तो इस तरह सब कोई भी कार्य करने के लिए जैसे एक बार पुनः दोहराएं प्रश्न, मैं थोड़ा भूल जाती हाँ हूँ। हाँ, कोई नहीं कोई नहीं। मैं ये कह रही थी कि आपकी इस धुआंधार सफलता के पीछे कौन हाँ, है? कौन है? तो मैं कहूंगी कि मेरी सफलता के पीछे मेरा परिवार है अच्छा। सबसे ज्यादा। जब मैं शादी होके आई थी तो मेरे पति देव श्री ज्ञानेश्वर दयाल जी, जी। उन्होंने मुझे बहुत स्पेस दिया, मेरी ओके। बात को समझा, अच्छा और अपनी जिम्मेदारियों से पूर्ण होने पर भी उन्होंने मुझे एनकरेज किया, बहुत उत्साहित किया कि मैं अच्छा। लेखन करूं। हम्म। और उससे भी अधिक मेरी सासू माँ श्रीमती विमला सिंह, क्या बात है। वो एक बहुत विदुषी महिला थी, अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आप पहले भी करते थे लेखन, तो अब क्यों नहीं करते हो? ओहो। तो मैंने फिर लिखना शुरू किया, और गंभीर लेखन करते करते मेरी प्रेरणा मैंने आपको बताया, जैसे मेरे प्रेरणा साहित्यकार सावित्री परमार मार रही, रही हैं। और हाँ परिवार वो इस तरह। और बाद में जब मेरे पति देव और मेरी सासू माँ और सावित्री परमार जी भी जब नहीं रहे, तब मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी बहुएं, मेरे नाती पोते, ये अच्छा। सब मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। ये मुझे बहुत एनकरेज करते हैं, मुझे वाह। नए जमाने की चीजें नहीं आती हैं तो मेरी हेल्प करते हैं। अच्छा। और जैसे आज जूम का प्रोग्राम है, तो मैं इस टेक्नोलॉजी से नहीं परिचित हूँ, तो हम्म। मेरे बच्चे मेरी हेल्प करते हैं, क्या बात है, और क्या इस बात। तरह यही मेरी प्रेरणा है, मेरा बिल, परिवार मेरी प्रेरणा है। बिल्कुल मैम, आप सही कह रहे हैं। और आज के ये भौतिकतावाद और उपभोक्तावादी संस्कृति के बीच आपके ये शब्द मेरे दिल को छू जाते हैं कि परिवार वाकई आधार है, हमें परिवार का महत्व आधार, समझना चाहिए। तो परिवार ये, आधार है। हाँ, मतलब हाँ, परिवार वो और जमीन एक, है। और एक सुखद बात आपको ये बताऊं कि हम्म। जो मेरा नया संग्रह आने वाला है, जी जी। वो परिवार पर ही आधारित है। क्या बात है मैडम, सारी बहुत कहानियां परिवार पर ही आधारित। अग्रिम बधाई मैडम कि आपका ये कहानी संग्रह भी उसी तरीके से लोकप्रिय और पॉपुलर हो जाए जैसे कि आपके पूर्व के कहानी संग्रह और कविता संग्रह लोकप्रिय हुए हैं। और निश्चित रूप से आपकी कविताएं और आपकी जो कहानियां हैं मैंने भी पढ़ी हैं, बहुत दिल को छू जाती हैं। कई बार मैंने पढ़ा और पढ़कर मैंने उस पर कमेंट्स भी लिखे अपने आप को, आपसे भी मैंने कई बार उन पर चर्चा की है। तो निश्चित रूप से मैम समाज की और परिवार की जो उसके अंदर से निकल के आती है ना, एक निष्कर्ष जो निकल कर आता है वो बहुत गजब का है। मैंने कई बार देखा है। मैं वाकई आपके लेखन की कायल हूं मैम। और बस इतना ही कहना चाहूंगी, आपने इतनी कहानियां लिखी हैं, मैं तो शायद सारी कहानियां पढ़ी भी नहीं होंगी। मैम कोई एक ऐसी कहानी हमारे दर्शकों को आप बताइए, कोई लघु कथा या कहानी जिसे लिखकर आपको लगा हो कि आप मुझे कहानीकार ही बनना था, कुछ और नहीं बनना था। तो कहानी कहना मधु जी थोड़ा समय लेता है, और लघु हमारा कथा बताइए। प्रोग्राम क्योंकि सीमित समय का है, जी तो जी। मैं कहानी बड़ी तो नहीं सुनाना चाहूंगी, पर हम्म। मैं लघु कथा जरूर सुनाना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपके पास समय होगा तो मैं दो सुनाना चाहूंगी, जी जी जी। और शायद कोई
किसी को रुचे, किसी को समझ में आए, किसी को सुंदर लगे तो मेरा प्रयास सार्थक होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं पहली लघु कथा शुरू करती हूँ, जिसका शीर्षक है वारफेर। जो निछावर करते हैं पैसों से, वारफेर। जी जी जी। कथा शुरू करती हूँ जी। बारात चल रही थी जी। बैंड के शोर भरे संगीत की संगत करता कोई बेसुरी सी आवाज में गा भी रहा था। अच्छा। बारातियों का हाड़ तोड़ नाच चल रहा था। क्या बात है। बारात के दोनों तरफ रोशनी के गमले नुमा हंडे लिए मजदूर, किशोर, लड़के लड़कियां चल रहे थे। अच्छा। आंखों में नींद, थकान, कौतूहल, आधे अधूरे कपड़े, मैली सी चादर या शॉल में लिपटे और सर्दी में कपकपाते। अच्छा। नाचते बारातियों के ऊपर वारफेर की छड़ी लगी थी। अच्छा। बार बार बारातियों के हाथ में रुपए आते और बैंड वाले हाथों में गुम हो जाते। आगे आगे चलते हंडे वाला किशोर ललचाई नजरों से यह रुपए का ये खेल देख रहा था। अच्छा। उसे अपना घर याद आने लगा। बूझी आंखों से पैसों की राह तकती माँ। भूख, उसे तेज भूख लगाई। एक बार ही सही 10-20 रुपए मिल जाते तो अच्छा रहता। अच्छा। वह सोचने में इतना तल्लीन हो गया कि उसकी चाल तेज हो गई। इतनी तेज कि पीछे हंडी वाला लड़का घिसटने लगा। उसने चिल्लाकर धीमे चलने को कहा, पर वह किशोर अपने आपे में न था, अपने सोच में गुम था। अब की बार जो वारफेर हुई, उसने लपक कर थाम ली। अच्छा। खींचने से डोरी टूट गई, हंडों के बल्ब बुझ गए। पीछे वाला लड़का गिरते गिरते बचा और बैंड वाला खड़ा ही रह गया। अरे ये क्या हुआ? होश में आते ही उसने लड़के की पीठ पर 2-4 धौल जमा दिए। चोटे, बदमाश, तेरे बाप के पैसे हैं, साले, कमीने, चोरी करता है। और गंदी गाली देकर रुपए छीन लिए। अंधेरा होने से बारात में हलचल मच गई। तार जोड़कर रोशनी की गई और फिर भारी हंडा लड़के के कंधे पर पटक दिया गया। लड़का डर गया था। बारात गंतव्य तक पहुंचने के बाद ना जाने क्या होगा, यही सोचकर उसकी जान निकली जा रही थी। अच्छा। वह निराश धीरे धीरे चलने लगा। सभी सकपका गए थे। थोड़ी देर में बैंड फिर बजने लगा। अच्छा। और बाराती नाच में व्यस्त हो गए। वारफेर पूर्ववत चल रही थी। लड़के के पिता ने बच्चों की डरे हुए मासूम चेहरे देखे। वे कुछ सोचकर आगे बढ़े और अपने दूल्हा बने बेटे पर बहुत ममता से दुलार से वारफेर की और सारे पैसे हंडे वाले बच्चों में बांट दिए। क्या बात है। फल खाए बच्चे की पीठ सहलाई और मुस्कुरा दिए। हाथों में नोट के करकरे स्पर्श से लड़के की आंखें सुनहरी हो उठी। क्या बात है, क्या बात है मैडम। आपके 2 आखिरी रचनाओं ने हमारा मन बहक गया। कोरोना के दौर में ऐसा लगा जो अंधकार से प्रकाश झलक गया। थैंक यू मैम, बहुत बहुत सुंदर आपकी ये लघु कथा और कितनी सकारात्मक सोच को लेते हुए ये लघु कथा है कि वास्तव में वारफेयर है क्या। वो दूसरों के दर्द को समझना, दूसरे की संवेदना को समझना। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैम एक बात, जैसे आपने ये तो बता ही दिया मुझे कि सावित्री परमार आपकी पसंदीदा कवियत्री रही हैं, आपके आदर्श रही हैं। आपने कविताएं भी बहुत लिखी हैं मैम। मुझे ये बताइए, आपको आपका पसंदीदा कवि कौन रहा? मेरे पसंदीदा कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। क्या बात है। वे प्रकृति के चितेरे हैं। बिल्कुल। और उनकी सारी रचनाओं में प्रकृति ही विद्यमान है। क्या बात है मैम। मुझे भी प्रकृति बहुत पसंद है। अच्छा। और मैं भी अधिकतर प्रकृति के विषय ही चुनती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और उनकी कविताओं में बहुत सरसता है। सरसता और बहुत सरल भी है और बहुत गूढ़ भी है। बहुत सरल है तो वो चित्रात्मक है और जो गूढ़ है उनमें दार्शनिकता है। बिल्कुल मैम। तो मुझे सुमित्रा नंदन पंत बेहद पसंद है। अभी मैंने कुछ दिन पहले मैम सुमित्रा नंदन पंत की एक कविता पढ़ी थी, नौका विहार।
उसमें प्रकृति का तो सौंदर्य था ही मैम, उसमें जीवन के जो चिरंतनता है, जो शाश्वतता है, उसका जो उन्होंने लास्ट में चित्र दिया है ना, जो आप कह रही दार्शनिकता, वो चिंतन वाकई देखने योग्य है। सुमित्रा नंदन पंत वाकई प्रकृति के चितेरे, सुकुमार कवि कहे जाते हैं, छायावादी कवि। हाँ, वे सुकुमार कवि थे और प्रकृति के चितेरे थे। हाँ, तो मैम आपने कोई कविता सुनाइए ना, आप अपनी एक कविता सुनाइए, हम सुनना चाहेंगे। कोई ऐसी कविता जो बार बार आपका पढ़ने का मन करता हो, जिस कविता को। जरूर जी। तो मेरे इस प्रोग्राम में बच्चे ही हैं जी, और बच्चे मुझे बहुत प्यारे हैं। क्या बात। तो हालांकि ये कविता मैंने अपने बच्चों के लिए लिखी थी। अच्छा। जब लिखी गई थी जी। लेकिन आप तो जानते हैं साहित्य शाश्वत होता है, शाश्वत होता है, सार्वभौमिक सबके होता मन है। का होता है, बिल्कुल, सबके मन का होता है। बिल्कुल सार्वभौमिक और सार्वकालिक। जी, और जो पढ़ता है उसे अपना सा लगे, वही साहित्य, वही साहित्य सार्थक है, वही साहित्य सार्थक है। बिल्कुल सही। चाहे उसमें संदेश हो ना हो, जरूरी नहीं है कि हम कोई संदेश ही पिरो पाए, लेकिन एक आनंद प्रवाहित हो तो वो सार्थक होती है। स्वागत है, स्वागत है। कविता का शीर्षक है एक वसीयत। अच्छा। एक वसीयत मेरे बच्चों, नाम तुम्हारे। क्या एक वसीयत मेरे बच्चों, नाम तुम्हारे। सुख के सपने खूब सहेजे आंखों में रखे हैं। अच्छा। सुख के सपने खूब सहेजे आंखों में रखे हैं। दुख सहने के तौर तरीके सांसों में बंधे हैं। क्या बात है। कुछ हौसले और दिलासे अलमारी में कागज के नीचे मिल जाएंगे। कुछ हौसले और दिलासे अलमारी में कागज के नीचे मिल जाएंगे। मुस्कानों के भरे खजाने पड़े सिराने हैं। मुस्कानों के भरे खजाने पड़े सिराने हैं और हथेली की गर्मी में आशीष सुहाने हैं। अरे क्या बात है, क्या बात है। कुछ इच्छाएं, कुछ इच्छाएं, कुछ आशाएं मेज के ऊपर पन्नों में गुम हैं। क्या बात ढूंढना। अरे वाह, अरे वाह। कुछ आशाएं, कुछ इच्छाएं मेज के ऊपर पन्नों में गुम हैं, उन्हें ढूंढना। बेशकीमती प्यार दुलार अंतस की दौलत है। बेशकीमती प्यार दुलार अंतस की दौलत है। बचपन की अनगिन यादें जीवन की ताकत है। क्या बात। यहीं कहीं पर किसी ताक में रख कर भूली हूँ अपनी चाहें, अपनी आहें। यहीं कहीं पर किसी ताक में रख कर भूली हूँ अपनी चाहें, अपनी आहें। वे काम नहीं आएंगी, दिशा भ्रमित कर जाएंगी। वे काम नहीं आएंगी, दिशा भ्रमित कर जाएंगी। उन्हें वहीं छोड़ना, मोह को तोड़ना। बस बाकी सब रख लेना, एक दूजे को दे देना। बाकी सब ले लेना, खूब समझ से एक दूजे को दे देना। नहीं तनिक भी झगड़ा करना। अरे वाह वाह। मेरे बच्चों, नाम तुम्हारे एक वसीयत। अरे वाह वाह वाह। लफ्जों को लबों पे रखकर सारे बोल दिए और आंखों से भी सुन सकें दिल के वो भेद आपने खोल दिए। थैंक यू मैम, मजा आ गया आपकी ये कविता सुन के। वाकई आपने ये आप कह रही थी इसमें संदेश नहीं है, इसमें बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा संदेश है। अभी हम परिवार की बात कर रहे थे, अपने परिवार कैसे जुड़ते हैं, कैसे परिवार एक मतलब मुट्ठी में बन जाते हैं, और राज आपने इस कविता में बताया मैम। थैंक यू सो मच मैम। मैं एक बात और कहना चाहूंगी, हमारे दर्शक आपको देखेंगे और बहुत सारे दर्शक पता नहीं कब तक देखेंगे आपको, क्योंकि मैंने अभी बताया ना, साहित्य तो अनवरत होता है, शाश्वत होता है, चिरंतन होता है, आपने कहा। मुझे ये बताइए मैम, हमारे दर्शकों के लिए आपका कोई संदेश, जैसे आप अपने बच्चों के लिए एक वसीयत छोड़ी, हमारे दर्शकों के लिए क्या वसीयत है आपकी? दर्शकों के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि जीवन में हम सब कैरियर चुनते हैं तो ध्यान से, अपनी समझ से, अपनी रुचि से
माता पिता की आज्ञा से, गुरुओं की आज्ञा से आप जो भी करियर चुनते हैं हाँ वो चुने। जी। और उसके लिए जैसे पैदल पैदल जाते हैं किसी रास्ते पर, तो हमें सब चीज़ याद हो जाती है, कौन सा मोड़ है, कौन सी दुकान है, कौन से हम साइन बोर्ड है। इसी हाँ तरह सफलता का भी एक लंबा रास्ता है, हाँ। तो शॉर्टकट, किसी हाँ, भी आपने सफलता का शॉर्टकट नहीं है। क्या तो बात है आप मैडम। में चले, पैदल वेरी पैदल गुड। चलें हाँ, और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। बिल्कुल कोई सा भी बिल्कुल। करियर चुने जो भी आपका मन हो। हाँ हाँ इसके अलावा एक चीज और भी मैं कहना हाँ चाहूंगी कि हाँ, कोई एक जिंदगी में हॉबी होनी चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि जो अम, जो हम आज देखते हैं, वर्तमान देखते हैं, हम्म हम उसमें बच्चे होते हैं या युवा हो जाते हैं या हम्म अधेड़ हो जाते हैं, तो हमारे पास ताकत होती है, हम्म हमारे पास परिवार होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम वृद्ध हो जाते हैं तो हम अकेले हो जाते हैं, परिवार के होते हुए भी अकेले हो जाते हैं, क्योंकि हाँ हाँ, बच्चे बहुत व्यस्त होते हैं व्यस्त आजकल। होते हैं। हाँ हाँ। तो उस अकेलेपन से लड़ने के लिए, उस अकेलेपन को जीने के लिए आप एक हॉबी जरूर बनाइए। अरे वाह। बहुत सारी हॉबी हैं आजकल तो, हम्म बहुत ही तरह का विशाल क्षेत्र है हॉबीज का। हम्म नृत्य है, गायन है, खेल है, दूसरे देशों में जाना, शहरों में जाना, हम्म धार्मिक यात्रा करना या साहित्यिक यात्रा करना, हम्म या सिर्फ आनंद के लिए घूमने जाना, प्रकृति का सेवन करना। प्रकृति सेवन किया जाता है प्रकृति का, सेवन बहुत सेवा अच्छा शब्द काम ले लिया करना। आपने। तो ये हॉबी जरूर होनी चाहिए, ताकि आपका जीवन अंत तक, जब तक आपकी सांस है, आप अपने बूते बिता सकें। हाँ, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, मैम की एक बात रेखांकित करने योग्य लगी मुझे कि हमको पैदल रास्ता तय करना है अपनी सफलता का, जिससे कि हम रास्ते में जो भी साइन बोर्ड आ रहे हैं, जो भी मोड़ आ रहे हैं, उनको देख पाए। मतलब बहुत ही सुकून के साथ और शांति के साथ हमको अपने जीवन यात्रा को तय करना है। मैम, जब ये बात चली सुकून की, शांति की और यात्रा की, तो मेरे सामने आता है आज का यूथ, आज का युवा जो दौड़ा चला जा रहा है। मैं दौड़ रहा है, मैं मानूं तो कई यूथ के पास तो अपने कोई लक्ष्य भी नहीं है, दौड़ रहे हैं बस। और उनके ऊपर पीयर प्रेशर है, पेरेंट्स प्रेशर अलग है, और बस उनके लिए कोई संदेश मैम आपके पास हो, क्योंकि आपने एक पूरा जीवन गुजारा है। आपके बच्चे भी, मुझे मालूम है आपके तीनों बच्चे बहुत सक्सेसफुल हैं। एक आर्मी में है, एक IIT इंजीनियर है जो अमेरिका में है, एक एग्रीकल्चर में है। आपकी तीनों बहुएं भी बहुत सक्सेस, और आप युवा लोगों के बीच में रह रही हैं। तो आज के युवाओं के लिए कोई छोटा सा एक संदेश हो। संदेश, बिल्कुल। तो जो लेखक बनना चाहते हैं बच्चे, बहुत सारे लेखक भी बनना चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये भी एक बहुत लुभावना करियर करियर है, है। जिसमें हम अपनी बात भी कहते हैं और हमें प्रसिद्धि भी मिलती है मैम, बीच मेहनत में से। एक बार टोकूंगी, यदि ये मीटिंग यदि खत्म हो जाए टाइम के कारण, तो आप दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है? अच्छा, यदि टाइम लिमिट ठीक, खत्म हो जाएगी तो एक बार खत्म होगी ये मीटिंग, तो आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ जी, कैरी ऑन मैम। ठीक है। इसी 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 जो हाँ आपने इसी दिया में, है हाँ नंबर, उसी से जुड़ बिल्कुल जाएगा। उसी से जुड़, जी, ठीक, दोबारा से क्लिक करना ठीक है। पड़ेगा। हाँ हाँ, ठीक है। तो मैं यही बता रही थी कि जो बच्चे लिखना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरा यही संदेश, चूंकि मैं लेखिका हूँ तो मैं यही बता सकती हूँ हाँ, बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल। तो लिखने के लिए आप सबसे पहले तो मानस बनाएंगे कि आप सचमुच में लिखना चाहते हैं, जी। दृढ़ निश्चय करेंगे कि लिखेंगे, और उसके बाद आप कोई टॉपिक चुनेंगे, जी। विषय चुनेंगे। विषय चुनने के बाद आप उससे संबंधित सोच विचार करेंगे और पॉइंट्स बनाएंगे, उन्हें नोट कर लेंगे। उसके बाद जब आप लिखना शुरू करेंगे, ये आलेख के लिए है, लेख जब हम लिखते हैं तो इस तरह लिखने से बहुत ही सुंदर लेख बन जाता है। तो पहला पैराग्राफ जो है, इसमें आप विषय के बारे में जानकारी देते हैं, फिर आप अपने पॉइंट्स को अच्छे से डेवलप करेंगे, और अंतिम पैराग्राफ में आप समेटते हुए सारा सार देंगे और अपनी बात खत्म करेंगे। क्या बात। इसमें एक बात जरूर है कि भाषा का सौंदर्य होना चाहिए, होना चाहिए। जबकि भाषा नवीन लगनी चाहिए। आपके पास इतना शब्द कोश होना चाहिए जो आप अपनी बात को हर तरह से, बहुत तरह से कह सकें। तो भाषा का सौंदर्य होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है जिद होनी चाहिए। जिद कुछ होनी भी बनने चाहिए। के लिए एक जिद होती है, उसी तरह उस जिद से ही हम
आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही है, जिद के आगे मेरा जीत यही है। संदेश है। जिद के आगे जीत है मैम, बिल्कुल सही है। और हमने आपकी जिद देखी है और तभी आपके कदमों में जीत आकर गिरी है। अच्छा, एक बात बताइए, अपन साहित्य की इतनी बात करते हैं, साहित्य के स्टूडेंट तो इसको पढ़ते हैं, क्या एक आम आदमी के लिए भी आपकी निगाह में साहित्य का कोई महत्व है? असल में जो आम आदमी की जिंदगी होती है वो बड़ी कठिन होती है। जी। वो अपना जीवन यापन जो है वो अपने रोजगार से करते हैं, और जिसको करने में, पूरा करने में उनका पूरा दिन लगता है और पूरा जीवन लगता है, तो वो अपने थक जाते हैं। तो वो ऐसी कोई चीज नहीं देखना चाहते जो उनके जीवन से रिलेट करे। वो ऐसा देखना चाहते हैं, आम आदमी की बात कर रही हूँ, कि वो कोई फैंटेसी देखना चाहते हैं। तो वो कोई सिनेमा देखना पसंद करता है, गंभीर नहीं, कोई फैंटेसी वाला, जिसमें डांस हो, गाने हो, जो उनका मनोरंजन कर सके। ऐसा ही वो कोई थिएटर देखना पसंद करते हैं, ड्रामे जो दिखाए जाते हैं। लोग मेले में जाना पसंद करते हैं, एग्जीबिशन में जाना पसंद करते हैं। इसी तरह वो अपना मनोरंजन करते हैं। हो सकता है कि उनमें से कोई साहित्य पढ़ता भी हो, तो वो ऐसा ही साहित्य पढ़ेगा जो उसका मनोरंजन करेगा। आम आदमी थोड़े दिन पहले जब मैंने एक कविता पढ़ी थी राजस्थान पत्रिका में, तो उस कविता में नायक जो था वो लॉकडाउन में उठता है, तो पहली बार वो अपने व्यस्त जिंदगी से छूटकर आराम का दिन बिताता है। तो वो सुबह देखता है, बिस्तर की चादर तह करता है, पत्नी के साथ किचन में बर्तन भी धो देता है, अपने सोते हुए बच्चों के चेहरे देखता है। मेरा मतलब ये है कि आनंद, जिस चीज में आनंद मिलेगा। हाँ, बिल्कुल सही। वही। मैम, आपके जीवन की कोई एक ऐसी स्मरणीय घटना जिसने आपके जीवन को बदल दिया हो, जिसे हम आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट माने? मेरा बचपन, मैं तो बहुत घरेलू महिला हूँ। अच्छा। बहुत ही घरेलू, एकदम सादी। हाँ, वो तो क्या मैंने देखा है और अभी भी देख रही हूँ, आपकी तो बातों से भी जान पा रही हूँ। हालांकि जो बीजारोपण हुआ था वो बहुत बचपन में हो गया था, और मैंने अपनी युवावस्था में भी लिखा, जो गीत, गजल, नवगीत वगैरह लिखे, पर वो मेरे दृष्टि में थोड़ा अधूरा प्रयत्न था। जब मैं शादी होके आई तो ससुराल में 10 साल अपनी गृहस्थी में रमे रमे इतना लंबा समय बीत गया। मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा, मुझे लगा भी नहीं कि मेरे को कुछ कहना भी चाहिए। जी जी जी। मेरी बहन शादी होकर जब मेरे घर आई 10 साल बाद, तो उसने एक किताब दी जिसका नाम था नवलेखन। उसमें एक कविता मेरी छपी थी। अच्छा। और उसने बताया कि दीदी, आपकी कागजों में से मैंने ये कविता निकाल के छपने के लिए दी है। अरे वाह। और इस तरह वो छपी हुई किताब मेरे ससुराल में पहुंच गई। और मेरी सास मैं बता दूं, बहुत विदुषी महिला थी। दिल्ली के दिल्ली में मिरांडा मेडिकल कॉलेज की पढ़ी हुई थी वे। अरे वाह। और बहुत विदुषी महिला थी। तो उन्होंने उसको पढ़ा, उस कविता को, और फिर उन्होंने एक ही वाक्य कहा कि जब तुम पहले लिखती थी तो अब क्यों नहीं लिखती? क्या बात है। तो वो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था, है? फिर आपने पीछे मुड़कर, ये मेरा टर्निंग पॉइंट हो गया, ये मेरे लिए ब्रह्म वाक्य हो गया। क्या बात। और उसके बाद मैंने सचमुच लिखना शुरू किया, और आज तक मैं लिखती आ रही हूँ। तो मैं अपनी सासू माँ की बहुत बड़ी कर्जदार हूँ कि उन्होंने मुझे साधारण गृहस्थ स्त्री से साहित्यकार बना दिया। क्या बात है मैम, थैंक यू। अच्छा, एक बात बताइए मैम, बड़ी चर्चा का विषय है, लोगों को सफलताएं मिलती हैं, कुछ लोग कहते हैं सफलता मैंने मेहनत से ली है, कुछ लोग कहते हैं नहीं, किस्मत में मेरे ये लिखा हुआ था। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप तो इतनी अच्छी चिंतक है, इतनी विदुषी महिला है, कि भाग्य और पुरुषार्थ, इन दोनों में से आप किसे ज्यादा प्राथमिकता देती हैं? देखिए मधु जी, भाग्य के बारे में हम सुनते हैं कि अरे हमारे भाग्य में ये लिखा था, अरे मुझे भाग्य से ये मिल जाता तो अच्छा रहता। तो भाग्य किसी ने देखा नहीं है, और भाग्य पढ़ा भी नहीं है, और भाग्य अनिश्चित है, उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। लेकिन पुरुषार्थ हमारा जाना पहचाना क्षेत्र है। हमारे प्रयत्न है, हमारी कोशिशें हैं, हमारी लगन है, हौसला है, ये सब पुरुषार्थ में शामिल होता है और दिखता है। तो मैं पुरुषार्थ को ज्यादा महत्व देती हूँ।
कि हम कर्म जब तक नहीं करेंगे तो लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे। जैसे खाना सामने रखा है तो उसको भाग्य जान लीजिए कि भाग्य से हमें इतनी अच्छी थाली मिली है, लेकिन जब तक हम कौर उठा के खाएंगे नहीं, कर्म नहीं करेंगे, तो वो खाना भी हमें नहीं मिलेगा। क्या बात है मैम, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कि भाग्य और पुरुषार्थ का आपने जो एक मणिकांचन संयोग बताया, जो जुगलबंदी बताई, वो तारीफे काबिल है कि वास्तव में बिना भाग्य के पुरुषार्थ, बिना पुरुषार्थ के भाग्य भी काम नहीं करता है। अच्छा मैम, पुरुषार्थ से ही भाग्य का लिखा मिलता है। मैंने तो मालूम है, मैं जानती हूँ बहुत अच्छे से कि आप हिंदी की शिक्षिका भी रही हैं, यूँ आपने अंग्रेजी भी बहुत पढ़ाई है। एक शिक्षिका के रूप में ये बताइए, शिक्षक की वर्तमान समय में क्या भूमिका है, क्या देख रहे हैं आप? ये बड़ा चर्चा का और बड़ा वाद विवाद का विषय है। जी जी। मेरा मानना ये है कि जो इंग्लिश है वो एक रोजगार परक भाषा है। रोजगार दिला रही है। हाँ, रोजगार होते हैं उससे। और हिंदी जो है वो हमें हमारे सभ्यता से, भारतीय सभ्यता से और संस्कृति से परिचय कराती है। एक विशाल भंडार है हिंदी साहित्य में जो पढ़ा जाता है, हर तरह के क्षेत्र में हिंदी का एक विशाल भंडार है। तो अगर हिंदी नहीं आती होगी तो कोई कैसे पढ़ेगा? तो बच्चों को दोनों चीजें, दोनों भाषाएं अगर आती हो, बच्चे बहुत शक्ति का पुंज है, बड़ी क्षमता है उसमें। तो आप देखिए छोटी क्लास में हिंदी इंग्लिश बच्चे बहुत जल्दी सीख लेते हैं, और उनके घर में जो मातृभाषा बोली जाती है वो भी उनको आती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसे क्षेत्र में रहते हैं, उसकी भाषा, क्षेत्रीय भाषा अलग होती है, बच्चे वो भी जानते हैं। तो जब एक बच्चा 4 भाषाएं सीख सकता है तो फिर भाषा का कोई विवाद होना नहीं चाहिए। ये भी भाषा सीखी जा सकती है। तो मेरा मानना यही है कि हम हर भाषा सिखाएं। जब बड़े होते हैं तो भी तो हम जर्मन, फ्रेंच अपने रोजगार के लिए सीखते ही हैं, कोर्सेस करते हैं, तो क्यों नहीं हम सारी भाषाएं सीखें? बिल्कुल सही। आपका मानना ये है? हाँ, आपका मानना ये है कि टीचर को सब भाषाओं पर जोर देना चाहिए, मतलब जो अभी नई कोई भाषा, ये हमारी आजकल की सोच हो गई है कि इंग्लिश आएगी तो हम बहुत सभ्य कहलाएंगे और हिंदी पढ़ेंगे तो बड़ा हीन लगेगा। पर ऐसा कुछ नहीं है। भाषा सब बहुत ज्यादा संपन्न होती हैं और हमें भी संपन्न करती है। बिल्कुल, हम भी समृद्ध होते हैं। धन्यवाद मैम आपका कि आपने संवाद मंच से इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमको और हमारे दर्शकों को बताई। आपने बताया कि हिंदी भाषा का भविष्य किस तरीके से स्वर्णिम है, सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। आज आपसे मिलकर मन हमारा मधुर हो गया। आपके स्नेह दर्शन से अंतर्मन पुलकित हो गया। हमसे बिगड़ते रहते हैं यूं तो रिश्ते जीवन पथ पर अनेक, पर आज के संवाद से बंधन आपका हमसे अमिट हो गए। थैंक यू सो मच मैम, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। मैम आपको बता रहे कि हम जो ये संवाद सीरीज चला रहे हैं मायके 10 PG कॉलेज प्रतापनगर के ऑफिस की तरफ से, ये जो संवाद सीरीज है इसके पीछे प्रेरणा हमारे प्रिंसिपल मैम प्रोफेसर सुमन शर्मा, उन्होंने हमारे सामने एक विजन रखा कि समाज में मनुष्य में आपस में संवाद होना चाहिए। आपका आपके अपनों से और आपका अपने आप से संवाद होना चाहिए। आज चारों तरफ बड़ी संवादहीनता की स्थिति रह रही है, विशेषकर इस कोरोना की। तो इस संवादहीनता की बर्फ को तोड़ने के लिए मानसरी 10 PG कॉलेज प्रतापनगर ये संवाद सीरीज चला रहा है, जो 14 मई को हमारे प्रेसिडेंट गांधी के संवाद से शुरू हुई और अभी हम इसे आगे चलाते रहेंगे। निश्चित रूप से ये हमको और हमारी आने वाली पीढ़ी को मार्गदर्शन देगी। थैंक यू सो मच मैम। दर्शकों से कहूँगी कल फिर हम मिलेंगे इसी संवाद मंच पर एक और महनीय व्यक्तित्व के साथ। इस मंगल कामना के साथ इस संवाद का सिलसिला यूं ही सृष्टि रहने तक चलता रहे।
चलो एक नई शुरुआत, चलो एक नई शुरुआत करें। फैसला एक हम आज करें, चुप्पी को हम तोड़ेंगे। इस चुप्पी को हम तोड़ेंगे, संवाद को तो हम नहीं छोड़ेंगे। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ मिलते हैं आपको फिर कल फिर मिलेंगे एक बार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।